अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील करदा 6 रुकनी पैनल ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाज़े को सुलझाने के लिए आज अपनी पहली मीटिंग की है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस खलीफुल्ला की क़यादत वाले इस पैनल में आर्ट ऑफ लिविंग के बानी श्री रविशंकर और सीनियर वकील श्री राम पंचू भी शामिल हैं। अवध यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में ये अहम मीटिंग आज 7 घंटे तक चली। बताया जाता है कि पैनल ने 15 फरीकीन से इस अहम मौजू पर तबादला ख्याल किया। ये पैनल कल भी इस मामले पर मजीद लोगों के साथ मीटिंग कर सकता है। इस बीच मकाम मीटिंग के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। माजरे की अदालत के मुताबिक सालसी पैनल को अपनी रिपोर्ट 8 हफ्ते में तैयार कर लेनी है और तमाम मामले को राज रखते हुए अपनी पहली स्टेटस रिपोर्ट 4 हफ्ते में अदालत में जमा करनी है। मीडिया को इस बारे में तफसीलात बताने से बाज रहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर से मुलाकात की। प्रियंका गांधी मेरठ में अस्पताल पहुंचकर चंद्रशेखर से मिली। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर मेरठ के एक अस्पताल में जेर इलाज हैं। इंतखाबी माहौल के बीच प्रियंका की चंद्रशेखर से इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। इस बीच प्रियंका गांधी ने चंद्रशेखर की जमकर तारीफ की और अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। इस नज़रिए से देखना चाहिए कि एक युवा है, नौजवान है, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और समाज से ये कह रहे हैं कि मेरा दर्द सुन लो। और ये सरकार इतनी अहंकारी बन गई है कि एक नौजवान को कुचलना चाहती है। ये आवाज़ सुनना नहीं चाहती है नौजवानों की। रोज़गार तो इन्होंने दिए नहीं, अब जब आवाज़ ही उठा रहे हैं तो उठाने दीजिए, कुचलने की क्या जरूरत है। क्या चंद्रशेखर नगीना से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। मुझे ये इस लड़के का जोश पसंद आया। मुझे ये अच्छा लगा कि वो संघर्ष करता है, वो अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाता है, नौजवानों की आवाज़। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का कहना है कि यूपी हुकूमत के इशारे पर उनकी पद यात्रा रोकी गई। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव वजीर आजम से मुतालिक बयान देकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने यह भी मुतालबा किया कि रिजर्वेशन के मामले पर समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का कहना है कि वजीर आजम के खिलाफ उनकी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और अगर मुनासिब उम्मीदवार नहीं मिला तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी मायावती को बिना शर्त हिमायत देगी। यूपी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे तो उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि भीम आर्मी यहाँ है। हम तो पूरे देश में उनको हराने के लिए काम करेंगे। तो बाकी 79 जो सीटें हैं उन पे तो हम सबका समर्थन ही कर रहे हैं, जो लोग उसे बीजेपी को हराने काम कर रहे हैं। एक सीट पे तकलीफ मुझे लग रहा है लोगों को मोदी के झाड़ने से नहीं, तकलीफ है चंद्रशेखर के जीतने से। ऐसा ना हो चंद्रशेखर जो है इन गरीब आवाम की बात जो है खुद लड़ेंगे या वहीं के किसी लोकल कैंडिडेट को उतारेंगे। देखिए, पहला प्रयास तो ये है कि कोई मजबूत प्रत्याशी हो। अगर ऐसा ना हुआ तो क्योंकि प्रधानमंत्री डरने से लोग डर रहे हैं, बड़ा नाम है ना, तो क्योंकि मैं बाबा साहब का बेटा हूँ, मुझे किससे डरनी है, तो मैं उसे हराने के लिए खुद ही लड़ूंगा। एक बार फिर प्रियंका गांधी यूपी का दौरा कर सकती हैं। प्रियंका लखनऊ, प्रयागराज और काशी का दौरा कर सकती हैं। हालांकि पार्टी अहदेदारान का कहना है कि प्रियंका गांधी फिलहाल उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त को लेकर मसरूफ हैं और जल्द ही ये फहरिस्त जारी भी होगी। के बाद इस वक्त वो अपने जो भी चुनाव की प्रक्रिया के जो भी मापदंड हैं उसके ऊपर आंकलन चल रहा है। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी पहली लिस्ट भी निकल आई है और मेरे ख्याल से दूसरी लिस्ट भी संभावित आने वाले इस हफ्ते के अंदर 4-5 दिन के अंदर आ जाएगी। और उसी के साथ साथ सारी और भी जो लिस्टें हैं, जो चुनाव के जो हमारे कैंडिडेट्स जो खड़े होंगे उनकी जानकारी आपके पास तक आ जाएगी। और तो अभी इस वक्त तो जो भी चुनाव की तैयारियां होनी है वो इस वक्त तैयारियां प्रियंका जी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव पूर्वांचल की मशहूर सीटों में से एक आजमगढ़ से इंतखाब लड़ सकते हैं। सियासी तौर पर आजमगढ़ की सीट इत्तेहाद और समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे। अखिलेश संभालेंगे मुलायम की विरासत। आजमगढ़ से अखिलेश को इंतखाबी दावत। दिलचस्प होगा पूर्वांचल का इंतखाबी मुकाबला। आजमगढ़ से बलिया और दूसरे किनारे पर गोरखपुर, वाराणसी समेत करीब 25 सीटों पर इत्तेहाद की पकड़ तेज दिखाई दे रही है। इस बीच सपा खेमे से खबर है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से
इंतखाब लड़ने का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर में कारकुनान की भारी भीड़ के बीच आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव ने मुस्बत इशारा भी दिया है। यादव और मुस्लिम अक्सरियत वाले इस इलाके में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती भी रही है और सियासी जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर कई तरह का पैगाम देंगे। मुलायम सिंह यादव की इंतखाबी तशहीर देखने वाले साबिक वजीर राम आसरे विश्वकर्मा ने उम्मीद जाहिर की है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से इंतखाब जरूर लड़ेंगे। आजमगढ़ पूर्वांचल का गढ़ माना जाता है और समाजवादी पार्टी का संदेश आजमगढ़ से ही जाता है। आजमगढ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लड़ने से आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बनारस तक की सीटों पर असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी में ये रिवायत रही है कि अक्सर इंतखाबी तशहीर की रैली की शुरुआत आजमगढ़ से ही होती रही है। एसपी लीडरों का मानना है कि इस सीट से इत्तेहाद को काफी तक़वियत मिलेगी और आसपास की कई सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। सिर्फ दो पार्टियों का गलबा रहा है, समाजवादी पार्टी और बहुजन, और तीसरा कोई नामो निशान वहाँ नहीं रहा है। तो जब ये गठबंधन में आ जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये सिर्फ सोचते रहो। हमको तो 101% उम्मीद है कि वो जा रहे हैं, आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा फैसला होता है तो क्या गठबंधन को फायदा इसका मिलेगा, आप लोगों का मोराल अप होगा? नहीं, गठबंधन को जितने भी हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी के, सभी पे जबरदस्त असर पड़ेगा उसका। सब लोग बम्पर वोट से जीतेंगे वहाँ से। जाहिर है जब तक कांग्रेस इत्तेहाद में शामिल नहीं हुई है तब तक अखिलेश के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। पूर्वांचल में बीजेपी को हराना भी है और कांग्रेस को साधना भी है। ऐसे में आजमगढ़ में साइकिल कितनी तेज दौड़ानी है, ये फैसला अखिलेश को खुद करना है। सियासत में कुछ बातें कहीं नहीं बल्कि समझी जाती हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चुनाव के लड़ने पर यही बात कही जा सकती है कि आखिरी फैसला उन्हें खुद लेना है। लेकिन अखिलेश यादव रणनीतिक तौर से आजमगढ़ से लगभग चुनाव लड़ने ही वाले हैं। हालांकि ये सीट इससे पहले समाजवादी पार्टी के पास भी रही है, लेकिन अखिलेश यादव यहां जाकर के न सिर्फ आसपास के करीब 15 से 20 लोकसभा सीटों पर एक संदेश देना चाहते हैं, बल्कि कांग्रेस ने जिस तरह से पूर्वांचल का प्रभारी प्रियंका गांधी को बनाया है, उस चीज़ की काट भी अखिलेश यादव इस अपने कदम से करना चाह रहे हैं। कैमरा पर्सन गोपी गिरे के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। आम इंतखाबात 2019 के लिए 7 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। आखिर के 3 मरहलों की वोटिंग की तारीख मई माह में रमज़ान में है। ऐसे में मुसलमानों के वोट फीसद में कमी को लेकर बयानबाजियों का बाजार भी गर्म है। इस तरह की अफवाहें और उलझनों से मुस्लिम वोटरों को दूर रखने के लिए अब मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान अपील जारी करने के साथ साथ मुस्लिम वोटरों को अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल के तय बेदार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इलेक्शन का मसला सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, हिंदुस्तान की बसने वाली तमाम कौमों से है। इसलिए वो सारी कौमें जो हैं इसके अंदर इलेक्शन में हिस्सेदार बनती हैं। तो हमको खाली सिर्फ अपना मुसलमानों का नाम लेकर और ये कहना कि साहब ये रमज़ान के महीने में वोटिंग कैसे की जाएगी, ये इशू उठाना गलत है। हम इसकी अपील भी करते हैं और इसकी पूरी कोशिश करेंगे, मुसलमानों को बेदार भी करेंगे कि पूरी जिम्मेदारी के साथ इस वोट के फरीज़े को निभाना चाहिए। ये एक ईमानी जिम्मेदारी है हमारी। जिन जिन इलाकों के अंदर रमज़ान के अंदर वोटिंग पड़ रही है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुसलमान जो है रोज़ा भी रखेंगे और वोट भी देंगे। जमीयत उलमा के तमाम जिम्मेदार इस बात की अपील कर रहे हैं। अभी हमारे हज़रत मौलाना महमूद बंदी साहब ने भी इस बात का ऐलान किया है और मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब जो सदर जमीयत उलमा हिंद हैं, दोनों ने इस बात का ऐलान किया है और आगे भी अपील हम लोग करेंगे। रामपुर में वाक़ उर्दू गेट को मुनद्दम करने की रियासती हुकूमत की कार्रवाई अब मकामी इंतजामिया पर भारी पड़ सकती है। उर्दू गेट को मुनद्दम किए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार ने हाई कोर्ट में कहा है कि उर्दू गेट की तामीर कतई तौर पर गैर कानूनी नहीं है और ये कि इस गेट की तामीर में तमाम कानूनी ज़ाब्तों पर अमल भी किया गया है।
यूपी के रामपुर में वाक़ जौहर यूनिवर्सिटी से मुल्हिक उर्दू गेट को गुज़श्ता 6 मार्च को मुकामी इंतज़ामिया ने मुनहदिम कर दिया था। इस गेट की तामीर 2015 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत में की गई थी। उर्दू गेट को मुनहदिम करने के पीछे हुकूमत ने दलील दी थी कि ये गेट तामीरात आमा के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करके बनाया गया था, जबकि अर्जी गुजार के वकील कमरुल हसन सिद्दीकी का कहना है कि उर्दू गेट की तामीर महकमे तामीरात आमा की मंजूरी के बाद ही की गई थी। उर्दू गेट जिस वक्त बना वो एक गेट बनाया गया और जो हैवी व्हीकल है, भारी वाहन है, उसके लिए अलग रास्ता बनाया गया। उसका नाम उर्दू गेट रखा गया और सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद गवर्नमेंट एजेंसी ने इस गेट को बनाया। पीडब्ल्यूडी को और नगर पालिका को इसकी इंफॉर्मेशन दी गई कि ये गेट बन गया है, आप ये गेट बन रहा है, अगर आपको कोई अनापत्ति हो तो आप उसको करें। पीडब्ल्यूडी ने कोई अनापत्ति नहीं की। उर्दू गेट के इन्हदाम के खिलाफ रामपुर की कई समाजी तंजीमों ने मुकामी इंतजामिया के सामने अपना एहतजाज दर्ज कराया है। उर्दू गेट के इन्हदाम के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। इस अर्जी में उर्दू गेट को गिराने के फैसले को चैलेंज किया गया है। हाई कोर्ट से जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने शिकायत की है और डीएम को रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि ये जनहित में किया हुआ काम नहीं है और इसीलिए पीआईएल दाखिल हो रही है लोकहित में। उर्दू गेट की मिसमारी को रियासती हुकूमत की उर्दू मुखालिफ पॉलिसी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चूँकि उर्दू गेट की तामीर समाजवादी पार्टी हुकूमत के दौरान आजम खान की कोशिशों से हुई थी, इसलिए इन्हदाम की कार्रवाई के सियासी मुज़मिरात भी देखे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रविकांत ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ और रियासती हुकूमतों के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने की वजह से उनका नाम उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए स्पॉन्सर एक अवार्ड से हटा दिया गया। हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर रविकांत को राज्य कर्मचारी साहित्य संस्था के जरिए हर साल दिए जाने वाले रमन लाल अग्रवाल अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। ये जनवरी के लास्ट में फ़ोन आता है संस्थान से और उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा था। मैंने अपना बायोडाटा भेजा। उसके बाद 28 फरवरी को मुझे एक चिट्ठी जारी हुई और उसमें ये लिखा था कि चयन समिति ने आपको रमन लाल अग्रवाल पुरस्कार के लिए चयन किया है और आपको ये पुरस्कार 17 मार्च को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के यशपाल सभागार में दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से 6 मार्च को मेरे पास एक दूसरी चिट्ठी आई है जिसमें ये लिखा था कि कोई शैलेंद्र सिंह नाम के सज्जन है, उन्होंने मेरे फेसबुक पर लिखे हुए पोस्ट को भेजा है संस्थान को और ये कहा है कि ये व्यक्ति चूँकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लिखता है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लिखता है, इसलिए इस व्यक्ति को पुरस्कार न दिया जाए। और ताज्जुब की बात यह है कि चयन समिति ने उस पर पुनर्विचार करते हुए मुझे पुरस्कार न देने की बात की और कहा कि हम आपको पुरस्कार नहीं देंगे। बिहार में अजीम इत्तेहाद के ताल्लुक से सीट शेयरिंग पर आज दिल्ली में अजीम इत्तेहाद के लीडरान सर जोड़कर बैठे, ताहम फिलहाल कोई हतमी नतीजा नहीं निकल सका। पटना में तकरार के बाद दिल्ली में इकरार की कवायद हुई, लेकिन मीटिंग के बाद किसी भी तरह का हतमी इजहार नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सभी लोग साथ साथ हैं। क्लियर है कि कैसे किस प्रकार से हम सब लोगों को कहाँ लड़ना है, किस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियाँ और मनुवादियों को धूल चटाने का काम करना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑफिशियली कांग्रेस बड़ा प्लेयर है, 15 सीट कांग्रेस डिमांड कर रही है। आप देखिए, हम अंदर बैठे थे कि आप बैठे थे? यहीं पे है। आप बैठे थे अंदर कि हम बैठे थे, हमको तो नहीं पता। क्या फाइनल हुआ? मतलब अब देखिए संख्या क्या होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से 2-4 दिन का समय आप लोग दे दीजिए। 2-4 दिन के समय में, क्योंकि अब तो जान रहे 18 से नॉमिनेशन है और ज़्यादा देरी नहीं होगी। लेकिन एक लोगों में एक आपसी
समझ होनी चाहिए, एक कंफर्ट होना चाहिए, वो चीज़ें जो हैं दुरुस्ती के साथ है। ठीक है, थोड़ा देर लोग कह सकते हो सकता है, लेकिन बड़े मजबूती के साथ हम लोग आएंगे। लोग कहते देर आए दुरुस्त आए, दुरुस्ती के साथ। तेजस्वी भाई ने सारी बातें स्पष्ट की है, आप देख सकते हैं। कुशवाहा जी, मांझी जी, मुकेश सहनी जी, शरद यादव जी के वहाँ से आए हुए प्रतिनिधि अर्जुन जी, सब हम साथ मिलके 7 घंटे तक आराम नहीं कर रहे थे। हमने एक एक सीट पे बैठ के तालमेल के साथ तय किया है। कैमरे की आंख को, प्रिंट मीडिया की पेन को कब बताना है वो भी एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर हमारा तालमेल नहीं हुआ होता तो आपके सामने हम अभी नहीं होते। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में बड़े भाई की लड़ाई काफी पुरानी है। आम इंतखाबात में दोनों पार्टियों ने 17-17 सीटें तकसीम कर ये पैगाम देने की कोशिश की कि इत्तेहाद में कोई बड़ा और छोटा नहीं, लेकिन बिहार में किसके चेहरे पर वोट मिलेगा, इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई कौन है, इस मामले ने एक बार फिर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। इस सवाल पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं कि बिहार में किसका चेहरा बड़ा है और कौन वोटरों को सबसे ज्यादा पसंद है। जेडीयू के हिसाब से नीतीश कुमार बिहार में बदलाव का चेहरा है और अवाम के बीच उनकी मकबूलियत सबसे ज्यादा है। नीतीश के सामने सबका चेहरा छोटा है। अब बिहार में एक बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार जी, उससे कहीं आप सोच नहीं सकते, इनका बड़ा चेहरा है। देश और दुनिया में नीतीश कुमार जी का जो बिहार जिस स्थिति में था 2005 के पहले, और जब वो मुख्यमंत्री बने तो आज बिहार कहाँ लोग देख रहा, इसलिए लोगों को उन पर विश्वास है। वहीं जेडीयू का ये दावा बीजेपी को नागवार गुजर रहा है। बीजेपी पलटवार के मूड में है। बीजेपी लीडर नितिन नवीन का कहना है कि मुल्क में किसकी मकबूलियत कितनी है ये अवाम खूब जानती है। आज तो देश में सबको को मालूम है किस नेतृत्व के साथ किस तरह का माहौल है। जेडीयू और बीजेपी के बीच हो रही बयानबाजी ने अपोजिशन को निशाना साधने का मौका दे दिया है। आरजेडी और कांग्रेस का साफ कहना है कि एनडीए के अंदर ऑल इज वेल नहीं है। ये तो लड़ाई अंदर अंदर से लंबे समय से है, वह वर्चस्व की लड़ाई इन लोगों की रहेगी। ये लड़ाई तो एनडीए में शुरू से ही चल रहा है कि कौन बड़ा भाई है कौन बड़ा भाई है, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच हम की ये लड़ाई लंबी चलेगी। ऐसे में एक बार फिर दोनों पार्टियों के लीडरों की बयानबाजी बिहार में एनडीए को इंतखाबात में नुकसान पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की जानिब से रियासत के तमाम मदरसों की कमेटी को खत्म कर इसकी जगह सोसाइटी एक्ट से मदारिस को रजिस्टर्ड कराने के ऐलान पर आरजेडी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। आरजेडी लीडर आरिफ हुसैन के मुताबिक वो मदरसा बोर्ड के फैसले के खिलाफ अदालत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आरिफ हुसैन ने दावा किया है कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मदरसा बोर्ड के कानून के खिलाफ मदरसों में अपना एजेंडा लागू कर रहे हैं। आरिफ हुसैन ने वजीर आला नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया। आज एक PIL दायर करने जा रहा हूं जिसमें मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मदरसा कमेटियां लाट साहब के नाम से रजिस्टर्ड ज़मीन, बिहार सरकार के ये इंस्ट्रूमेंट्स, इसको कयूम अंसारी शख्सी बना रहे हैं, ट्रस्ट बनाकर, जो मदरसा एक्ट के खिलाफ है। मैं उसके खिलाफ इंसाफ के लिए नीतीश हुकूमत के मनमानी को चैलेंज करने के लिए आज मोहतरम हाई कोर्ट में PIL दर्ज करूंगा। कल आपको टोकन दूंगा। आरजेडी मदरसा बोर्ड के खिलाफ नहीं है, मदरसा बोर्ड में हो रहे बदउनवानी और नीतीश कुमार की बदनीयती जो वो मदरसा बोर्ड को वजूद को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम कर। उधर लोकसभा इंतखाबात के ऐलान होने के बाद से ही अलग अलग मुद्दे उठने लगे हैं। बिहार उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि इस बार उर्दू भी लोकसभा इंतखाब का एक मुद्दा रहेगा। एसोसिएशन के मुताबिक सियासी पार्टियों को सिर्फ मुहिबान उर्दू के वोटों से मतलब रहता है, लेकिन उर्दू के मसले को हल करने की कोई कोशिश नहीं की जाती। एसोसिएशन का कहना है कि बिहार के आला तालीमी इदारों में उर्दू की आसामियां बरसों से खाली हैं, जिस पर बहाली के ताल्लुक से कोई पहल नहीं की जा सकती। वहीं रियासत के आधे से ज़्यादा स्कूलों में उर्दू के टीचर नहीं हैं। एसोसिएशन ने दावा किया है कि मुहिबान उर्दू के दरमियान लोकसभा के इंतखाब में उर्दू बड़ा मुद्दा बनेगा।
इस बार सियासी मुद्दा रहेगा उर्दू, और उर्दू के हक जवाब देना पड़ेगा हुकूमतों को, सियासी पार्टियों को। वो वोट मांगने जाएंगे तो उनको उर्दू और आबादी के दरमियान जवाब देना होगा, कहना पड़ेगा, ये वादा करना होगा कि हम ये काम उर्दू के लिए करेंगे, और जो उर्दू के हक़ में बात करेगा, उर्दू के मसाइल हल करने की बात करेगा, उसी को उर्दू आबादी वोट देगी। इस बार फैसला आप लोगों बिल्कुल पूरे मजबूती के साथ ये है कि उर्दू इस बार इंतखाब का इशू। बिहार के 17% मुस्लिम वोटों में बड़ी आबादी दलित मुसलमानों की है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने ऐलान किया है कि दलितों के हुकूक की बात करने वाली पार्टियों को ही इस बार मुसलमानों का दलित तबका हिमायत करेगा। मोर्चा ने यह भी कहा है कि कौमी सतह पर दलितों का बड़ा मसला आईन की दफा 341 से जुड़ा है, जिसको हल करने के ताल्लुक से किसी तरह की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, जबकि अयोध्या तनाज़े का मसालहत के तहत हल करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मोर्चा ने अपील की है कि अयोध्या और दलित मुसलमानों के इस मसले को एक साथ हल किया जाए। तो आचार संहिता लागू हो गया, मांग तो रख ही सकते हैं, आप कह भी सकते हैं कि ठीक है हमारी सरकार आएगी तो हम इस काम को पूरा कर देंगे। तो इस मामले में जिसको हम देखेंगे आगे बढ़ के इस काम को कर रहा है, या जिसका देखेंगे कि रुझान रहा है इस तरफ, या जिसको ये देखेंगे कि हाँ वो मजबूर हो के हमारे इस काम को पूरा कर सकता है, उसी को हम वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। और इसी में अभी हम लोग लगे हुए हैं। अभी देखिए अयोध्या मध्यस्थता का मामला चल रहा है। हम लोगों ने शुरू से कहा कि अयोध्या का डिस्प्यूट और दफ़ा 341 का डिस्प्यूट दोनों इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि इस बार मध्यस्थता ऐसी हो कि सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मसले का हल एक साथ सुना दे, एक साथ फैसला कर ले, जिसके किस्मत में जो होगा। बिहार में मुसलमानों की अक्सरती आबादी वाला किशनगंज लोकसभा हल्के पर मुस्लिम लीडरों की नजर है। जेडीयू लीडर महमूद अशरफ ने किशनगंज सीट पर अपना दावा किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इंतखाब में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार मौलाना इसरारुल हक कासमी ने जीत हासिल की थी। 2009 के लोकसभा इंतखाब में महमूद अशरफ दूसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाबी मिली थी। महमूद अशरफ ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी इन्हें किशनगंज से अपना उम्मीदवार बनाएगी तो नतीजा मुस्बत आएगा। महमूद के मुताबिक इंतखाब लड़ने के सिलसिले में उनकी तैयारी शुरू हो गई है। मुझको अगर टिकट नेतृत्व देता है, मुझको चुनाव लड़ाता है, तो मैं इंशाअल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा और बहुत ऐतिहासिक चुनाव लंबी दूरी से जीत कर आऊँ। किशनगंज में मैंने एक मेरी अपनी पहचान है, बचपना से लेके एक पाँव कब्र की दहलीज में है उस तक मैं हूँ। मेरे सारे रिश्तेदार हैं, दोस्ताना सर्किल है, एक ही बिरादरी है, इसलिए किशनगंज मुझको जानता है, मैं किशनगंज को अच्छी तरह समझता हूँ। फिर वक्त अभी जो हमारा जदयू का संगठन है, मैंने बहुत मेहनत करके उसको सींचा है और मजबूत किया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतने ही। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीएच या केबल नेटवर्क पर अपना पसंदीदा चैनल चुनने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, इसलिए हम आपको याद दिला दें कि आप अपना सबसे प्यारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से राब्ता कायम करें या ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। 10 पैसे में पूरा महीना, 1 रुपये 20 पैसे में पूरे साल। अब हर खबर आपके घर। आदाब।